computer. A very warm welcome. I hope you are all fine and let's begin with the session. Jurisprudence, meaning, law and punishment. Jurisprudence जैसा हमने PULLB 2024 के पेपर में डिस्कस किया कि jurisprudence जो है वो लगभग 7-8 मार्क्स का अपने आप में आ जाता है और इंटरनेशनल लॉ के साथ कंबाइन होकर ये 10 मार्क्स का पेपर के अंदर आता है। अराउंड 10 मार्क्स हो जाता है, कभी 8 मार्क्स का आता है, कभी 7 का आता है, कभी 12 का भी हो सकता है। ये jurisprudence एंड इंटरनेशनल लॉ कंबाइन। ऑल्सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमएस सेट में आ जाते हैं, आपको सीयूटी के पेपर में भी आ सकते हैं, जो यूजी और पीजी दोनों का एलएलबी बच्चे पेपर देते हैं। तो हम इसको यूजी लेवल पे आज डिस्कस करने वाले हैं दैट आफ्टर 12th जब हम पीयू देते हैं या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जब हम पीयू देते हैं, तो उसके ऊपर आज का ये सेशन बेस्ड है। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस, मीनिंग, लॉ एंड पनिशमेंट्स, ये 7 पार्ट की सीरीज है और 7 पार्ट की सीरीज में हम कंप्लीट ज्यूरिस्प्रूडेंस कवर कर देंगे। सो अगर हम बात करें, ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस द स्टडी ऑफ लॉ इन अ लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल मैनर। सो क्वेश्चन आया था 2023 के पीयूएलएलबी के पेपर में, जिसको मैंने टॉप किया था, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आपको इसका मतलब देखो, यहाँ पे लिखा है juris originated from the word jus which means law and the word prudence means prudence for thought or discretion. तो juris means the knowledge of law. jurisprudence, लॉ की प्रूडेंस होना। प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंशियल पर्सन कौन होता है? जिसके पास विवेक होता है। और ज्यूरिस का विवेक होना यानी कि नॉलेज ऑफ लॉ होना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने इस स्लाइड से वो कर देना है, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस गिव्स एन ओवरव्यू, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, रोल ऑफ लॉ, ठीक है। इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? एंशिएंट कांसेप्ट ऑफ धर्मा है और प्रैक्टिस ऑफ धर्मा enables a citizen to explain a sense of discipline in conducting themselves in society. सैलमन ने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। सो इस चीज को आप लिख सकते हैं प्लीज अपनी कॉपी में। सैलमन ने क्या बोला है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है। और इन्होंने सिविल लॉ को बोला है, सिविल लॉ के आगे आप लिख लीजिए, इन्होंने बोला है सिविल लॉ को इन्होंने बोला है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के साथ डील करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के साथ डील करता है उसे इन्होंने सिविल लॉ की संज्ञा दी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सिविल लॉ मींस लॉ अप्लाइड बाय द कोर्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, किसने दिया? तो सैलमन ने दिया। तो आप इसके छोटे से नोट्स बना के आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, सैलमन ने ऑब्जर्व किया साइंस ऑफ लॉ देयर में भी 3 काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो 3 काइंड ऑफ की ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है, सैलमन ने ऑब्जर्व किया है, एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो अगेन आप सैलमन के आगे लिखोगे कि ये दिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो पीयूएलएलबी में आएगा और रट्टाफिकेशन में आएगा कि एक्सपोजिटरी या सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस किसने दी है। तो आपने सीधा लिखना है कि ये एक्चुअल लीगल सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है एक टाइम पे, सैलमन ने दिया है। वो आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि एक्सपोजिटरी या सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होती है, बट वो ये जरूर पूछेंगे कि एक्सपोजिटरी या सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस किसने दी है। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। वो डायरेक्ट रट्टे वाला क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सीधा बात बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल लीगल सिस्टम उस टाइम पे है, सैलमन कह रहा है भाई उसके बारे में बात करो। क्या है अभी सिस्टम? जैसे लेट्स से अभी सिस्टम ये है कि आपको 377 जो हमारा आईपीसी पुराना सेक्शन होता था वो अभी नेगेट हो गया है। अब भारत में अगर आप गे सेक्स जो है वो क्रिमिनलाइज नहीं है, तो ये है अभी की सिस्टम। अगर आज से 10 साल पहले चले जाओ तो क्रिमिनलाइज्ड है। किसी ने अगर उस टाइम पे एक्ट किया हुआ है तो वो आज भी क्रिमिनल है, क्योंकि वो उस टाइम पे क्राइम हो रखा है। वो अलग बात है, कोर्ट अगर उस प्रेसिडेंट अगर उसे पार्डन करना चाहता हो या कोर्ट को ऐसी स्कीम निकाले कि नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जस्टिस करने के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं पेपर के अंदर, एकदम आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जस्टिस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 लगता है। कोर्ट कैन डू एनीथिंग, पास एनी ऑर्डर विच इट थिंक्स इज सफिशिएंट फॉर डूइंग जस्टिस इन दैट प्रेजेंट केस। चाहे लॉ ना भी हो तो भी जस्टिस कर सकते हैं। इसको आप इक्विटी बेस्ड आर्टिकल भी बोल सकते हैं, आर्टिकल 142 के अंदर आता है, ठीक है। द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, द पर्पस ऑफ विच इज टू सेट टू आउटलॉ इज टू सेट आउट लॉ एज इट ऑट टू बी। आउट लॉ अलग है, आउट लॉ तो देखो अलग होता है मीनिंग। आउट लॉ का मतलब होता है जो कानून तोड़ के भागा हो, बट आउट के बीच में स्पेस है, सो इसमें मिस्टेक है मेरी, मैं स्पेस देना भूल गया हूं। सेट आउट लॉ, जैसा लॉ है वैसा बताओ आप। जो विधानसभा का लॉ बनता है तो वो लॉ जैसा है वैसा ही बनता है, वही वैसे ही पढ़ना है आपने उसको, उसको इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रे ने बोला ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड इन दिस रूल्स। तो ग्रे ने क्या बोला कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट्स एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड इन दिस रूल। एक डायरेक्ट डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो साइंस है, स्टेटमेंट है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है रूल्स की। जैसे आरटीआई में पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फोरम में जाएगा, फिर स्टेट फोरम में जाएगा, फिर आपका नेशनल फोरम के अंदर जाएगा। तो ये क्या है? सिस्टमैटिक रूल्स ही अरेंजमेंट्स ही। आईपीसी में कौन किसको क्या क्या पनिशमेंट होगी, उसने बोला यही लॉ है।
ये किसने बोला? ग्रे ने। अब आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये किसने बोला? ठीक है, आई होप आपने लिख लिया है। एक बार आप देख लीजिए फिर से, प्लीज हाथ से लिखिए इससे, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ कंप्लीट रटता है। वैसे तो पूरा पीयू ही कंप्लीट रटता है, बट जो स्टैटिक जीके है वो फिर भी एमसीक्यू से हो जाती है, ये नहीं होती है। सिसेरो ने क्या बोला? ही डिफाइंस ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ। अब देखो, आपको सबसे पहले मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। सिसेरो क्या है? सिसेरो एक ग्रीक थॉट है। ग्रीक क्या है? ग्रीक फिलोसफी है। तो सिसेरो किस में चला गया? फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ में। ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि सारी डेफिनेशन याद करना ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ क्या है? सिसेरो की है। अब आते हैं याज्ञवल्क्य ने। याज्ञवल्क्य ने बोला व्यवहारा मींस दोज रूल्स व्हिच डिटरमाइन द जुडिशियल प्रोसीडिंग और कंट्रोवर्सीज इन दैट अ सेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डील्स विद द प्रिंसिपल्स। तो याज्ञवल्क्य ने लॉ को बोला है व्यवहार। व्यवहार बोला है। व्यवहार मींस दोज रूल्स व्हिच डिटरमाइन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और कंट्रोवर्सीज। बस ये कंट्रोवर्सीज से क्लिक हुआ, अब आपको पता लग जाएगा कि व्यवहार पूछा उन्होंने तो व्यवहार किसने दिया? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, ऋषि मनु, ये सब लोग जो है इन्होंने एंशिएंट लॉज को लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्टिन, ऑस्टिन ने डिफाइन किया ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसफी ऑफ द पॉजिटिव लॉ। ही वाज द फर्स्ट ज्यूरिस्ट टू मेक ज्यूरिस्प्रूडेंस अ साइंस। He pointed that science of law means law as it is and not as ought to be, which he considers as the science of legislation. इसको कंप्लीट लिखिए प्लीज, डायरेक्ट आपको इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा सर सैलमेंट और ये ऑस्टिन सेम सेम बातें बोल रहे हैं। बिल्कुल सेम बातें बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही स्कूल ऑफ लॉ से बिलोंग करते हैं, विच इज द पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ। तो इसलिए इनकी बातें सेम सेम है। भगवत गीता पे हर्षल टिप्पणी कर दे, मैं टिप्पणी कर दूं और टीका कर दूं उसका, और अगर परनीत भी जो है उसका टीका कर, टीका मतलब कमेंट्री कर दे, तो भी वो भगवत गीता की ही कमेंट्री हो रही है। घूम फिर के बाद कृष्ण तक जाएगी जाएगी। बिकॉज हाउ इट स्टार्ट्स विद श्रीमद भगवद उवाच, भगवान के मुख से निकला हुआ वाक्य। तो आप कर तो उसी की कमेंट्री रहे हैं ना। सो इट्स हाउ इट इज। ऑस्टिन की बात समझ में आ गई सबको? दिव्यांशु और कृष्ण, कुछ चीज छूट जाए तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे यूट्यूब के ऊपर लाइव जाएगा लेक्चर, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 सेकेंड और। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एसेंशियल। अब आपको ये नहीं करना है, ऐसे लिखना नहीं है। एसेंशियल फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ इन सोसाइटी। ज्यूरिस कॉल मींस ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ द लॉ। बेसिक आइडिया बताता है, हेल्प करता है लॉयर्स एंड जजेस को कि लॉ कैसे बन के आया है। स्टडी ऑफ ज्यूरेंस प्रूडेंस हेल्प करता है। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन जो आपको आने वाले हैं वही आते हैं। ठीक है। सोशल इंपैक्ट क्या होगा? क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में सोसाइटल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, हिस्टोरिकल इंपैक्ट सब देखा जाता है। सो यहाँ पर आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज आल्सो द ग्रामर ऑफ लॉ। लेकिन ये किसी ने बोला नहीं है तो आपसे डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। ट्रेन्स ऑफ द माइंड ऑफ द लॉयर सो दैट ही कैन यूज प्रॉपर वोकैबुलरीज एंड एक्सप्रेशंस। इंटरप्रिटेशन का टाइम देते हैं, रिलेशनशिप विद साइंस बताते हैं। ठीक है, ये सब इसके अंदर। सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या अप्रोच है कि सोसाइटी से लॉ बनकर आता है, वो सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच है। इसको बाद में डिटेल में करेंगे, जब सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल के थिंकर स्टार्ट होंगे तो हम इसे डिटेल में करेंगे। बट अभी के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ कि सोसाइटी और ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या है। सोसाइटी ही तो लॉ बना रही है ना। अभी करंट सोसाइटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मान के बैठी हुई है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट चाहिए तो अमेंडमेंट कर दे रही है। तो अभी का जो बेसिक एक क्रिटिक आ रहा है वो ये आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ होली बुक। द रीजन बीइंग कि वो एक सोसाइटी के हिसाब से अडेप्टेड बुक है। इट इज नॉट श्रीमद भगवद उवाच, इट इज नॉट गुरुबाणी, it is not any other holy book. It is a book which has been amended more than 100 times, and it is according to the needs and the hours of the societal, जो भी आपकी डिमांड्स होती हैं। ठीक है। लॉस कैन बी मेड ट्रांसफॉर्म चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये सोशियोलॉजिकल यूज पर देखो, पहला ही स्कूल आया उसमें ही आपको करंट जो हमारे लॉस में चल रही है धमासान, उसका पता लग रहा है। इकोनॉमिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स भी लॉ बनाती है। आईबीसी एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, आपका चोरी से रोकने वाले एक्ट हो गए, सिविल एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ हो गया, सारा इकोनॉमिक्स उसको डील करती है। ठीक है। हिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑब्वियसली हिस्ट्री से भी लॉ बनता है। आपका फैमिली लॉ हो गया, कैसे शादियां होती थी, क्या होते थे, कितने फेरे, आनंद कारज,
सप्तशती, उसके बाद मुस्लिम लॉ में कितनी मैरिजेस हैं सारा उसके अंदर बताता है कि हिस्टोरी से ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे बन के आती है। सो फॉर एग्जांपल एक मानना ये था कि स्टेट जो भी करे वो सही है, ये बोला था ऑस्टिन ने, सैलमन ने बोला ना, इन्होंने जो जैसी लेजिस्लेशन है वैसे ही देखो। लेकिन इससे बन के क्या आया, इससे बन के आ गया कि हिटलर ने जो किया वो भी सही है, क्योंकि हिटलर तो चुन के आया हुआ प्रतिनिधि है और लेजिस्लेशन उसके पास है, हिटलर पे कोई रोक टोक ही नहीं थी। तो जब हिटलर ने वो सारे काम कर दिए तब सिस्टम आया चेक्स एंड बैलेंसेस का। मॉन्टेस्क्यू ने अपने उसमें दे रखा था, बाकी लोगों ने भी दे रखा था, पर फिर वो प्रोमिनेंट हो गया कि नहीं, गवर्नमेंट के एक्शंस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। तो इससे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट हो गया, अगर कोई सरकारी बाबू गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ अपील का कंसेप्ट हो गया, फिर फाइनल अपील का कंसेप्ट हो गया, क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट हो गया, जहां पे आपकी गलतियों को सुधारा जा सके, तो वो इसके अंदर आता है। एथिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो एथिक्स से ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे बना है, तो अब लेट्स से कि एडल्ट्री है, एडल्ट्री को खराब माना जाता है कि आप अपनी शादी से इधर जाकर आप सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं किसी के साथ, पर कितना खराब माना जाता है। आज के एथिक्स ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, तो उसमें से पनिशमेंट का कंसेप्ट हटा दिया गया है, लेकिन डिवोर्स का ग्राउंड वो रखा गया अभी भी कई सोसाइटीज में। लेकिन ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, बिकॉज उनकी, जैसे लेट से अब इस्लामिक जो सोसाइटीज हैं जहाँ पर शरिया लॉ चल रहा है, वहाँ पे एडल्ट्री इज पनिशेबल बाय डेथ इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो वहाँ पे है अभी भी। तो एथिक्स क्या है वो इम्पैक्ट करते हैं, और एथिक्स फिर ड्राइव होते हैं आपकी हिस्ट्री से, आपके रिलीजन से, आपकी सोशल व्यवहार से, जैसा यज्ञवल्क्य ने कहा। पॉलिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स क्या चल रही है आपकी उसके हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस है। भारत जैसे एक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक है, तो वो आप बार बार क्लेम करते हैं, तो पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो चलती है। ठीक है, ठीक है। लॉ में बी डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड मेनली ऑन जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले एंड कन्वीनियंस व्हिच हैव बीन वर्कड आउट promulgated by the government bodies to regulate human activities and define what it is and what is permissible and what is not permissible conduct in such various situations. Law is a set of rules created by the state institutions. Law has sanctions which are recognized by the state, enforced by the state authorized bodies. In judicial sense, law means a body of rules of conduct, action, or behavior of persons made and enforced by the state. It expresses a rule of human action. तो ये सब चीजें इसके अंदर, लॉ प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ। तो ये सब बेसिक बेसिक थिंग्स हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ लॉ में आप देखें, सैलमन की डेफिनेशन आपको और ग्रे की डेफिनेशन आपको लिखनी है। सैलमन क्या बोल रहा है, लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये हमने लिख ली है लॉ की डेफिनेशन, या ज्यूरिस्प्रूडेंस की लिखी है? लॉ की डेफिनेशन प्लीज लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे कि सैलमन ने लॉ के बारे में क्या कहा है। सो लॉ बोला गया डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सैलमन ने कहा है। ठीक है, ये सैलमन ने कहा है। और लॉ जो ग्रे है उसने बोला है, लॉ ऑफ द स्टेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मैन इज कंपोज्ड ऑफ द रूल विच द कोर्ट्स दैट इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लेज डाउन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो जो कोर्ट्स के लिए ले डाउन किया जाता है जो रूल्स, वो ग्रे ने बोले। अब आप बोलोगे सर इसको कितना समझे, समझ तो आ जाता है पर याद करना है आपको ये किसने क्या बोला है। जैसे ए बी सी डी आप याद करते हैं ना, ए के बाद ही बी क्यों आएगा, इसका कोई रूल नहीं है, बस ए बी सी डी ई एफ जी। वैसे ही सैलमन ने क्या बोला है, ग्रे ने क्या बोला है, ऑस्टिन ने क्या बोला है, मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला है। तो कैसे कल क्वेश्चन आया था कि स्पिरिट ऑफ लॉस किसने लिखी है, तो भाई मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, लेट्स से। तो बस लिखिए भाई, अब उसने लिख दी, उसका मन कर गया, उसकी इच्छा थी, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया, उसकी बीवी ने बोल दिया, उसकी मम्मी ने बोल दिया, उसके पापा ने बोल दिया, जो भी है, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है ओएमआर में, तो वो आपको वैसे देना, ज्यादा लॉजिक में नहीं जाना है, इट्स नॉट क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है जी। ऑस्टिन ऑस्टिन ने क्या बोला, लॉ इज एन एग्रीगेट ऑफ रूल सेट बाय मेन पॉलिटिकली सुपीरियर और सोवरन टू मेन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट। इसके बेसिस पे हिटलर ने लॉ बनाया ना, दैट वी द जर्मन्स आर बेटर देन ऑल अदर यूरोपियन नेशंस। तो ऑस्टिन के उससे लिया उसने ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो, और हमेशा लिया जाता है। जैसे ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने फेक आर्यन थ्योरी बनाई कि देखो आर्यंस ने आके द्रविडियंस पे रूल किया, वैसे ही हम आगे आपसे बेटर हैं, अब हम आप पे रूल कर रहे हैं। उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक दिया। Law is an aggregate of rules set by men politically superior or sovereign to men as politically subject. Law is the command which obliges the person or persons to a course of conduct. Law एक रूल की तरह चलता है। John Erskine, law is the command of the sovereign containing a common rule of his life for subjects and obliging them to obedience. ये क्वेश्चन, ये डेफिनेशन में आ जाता है आपको।
और बाद में हम इसको डिटेल में करेंगे तो आपको ना याद रहना स्टार्ट हो जाएगा, बट पहली बार में पढ़ना जरूरी है। कम से कम ज्यूरिस्प्रूडेंस की 10 रिविजन्स लगती हैं, 10 रिविजन्स लगती हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 10 रिविजन्स लगती हैं, यू कैन टेक इट। मे बी आप मेरे से बेटर हो तो आपको 8 लग जाएंगी, लेकिन 8 या 7 से कम नहीं लगती है। 7 रीडिंग्स लगती हैं, 8th 9th 10th टाइम पे याद होना स्टार्ट होता है। पेपर से पहले जो 5 दिन तक रिवाइज करता रहता है उसका सही होता है। मुझे आज तक एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने बोला मेरा ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छा गया और उसने कम से कम उसको 12 से 15 दिन ना दिए हो। 10 दिन तो मिनिमम है जो मैं आपको बोल रहा था, 15 दिन लग जाते हैं। तो कैल्सन ने क्या बोला है, ये नॉर्म्स की तरह बोलता है। कैल्सन का टर्म है नॉर्म, तो उसने बोला हियरार्की ऑफ नॉर्म्स है, और एक नॉर्म दूसरे नॉर्म से हियरार्की अपनी करता है, और जो सबसे बड़ा नॉर्म होता है वो ग्रैंड नॉर्म होता है। तो भारत के अंदर ग्रैंड नॉर्म क्या हो सकता है, भारत के अंदर ग्रैंड नॉर्म क्या होगा जिससे बाकी सारे लॉज अपनी लीगल वैलिडिटी ड्रॉ कर रहे हैं? बताओ हर्षल। कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं तो आपका लॉ इनवैलिड हो जा रहा है, तो वो छोटा नॉर्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा नॉर्म हुआ। देखो हर एक बंदे ने अपने दिमाग लगा के ज्यूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया है। According to Hart, law is the combination of primary rules of obligations and secondary rules of recognition. तो combination of primary rules of obligation है और secondary rules of recognition है, तो ये हार्ट ने बोला है। Kinds of law, civil law, criminal law, चलो एक बार आप कर लीजिए। According to Hart, law is the combination of primary rules and obligation and secondary rules of recognition. इसको भी हम ढंग से पढ़ेंगे कि what are primary rules and what are secondary rules, कैसे सोसाइटी जो primary rules के आगे secondary rules पे जाती है वही आगे बढ़ती है। जैसे हमारे primary rules हैं कि मारना नहीं है, हमें सोसाइटी की रिस्पेक्ट सेफ्टी करनी है, तो बेसिक प्राइमरी रूल्स हो गए ना, खाना पीना बचाना अपने आप को। बट सेकेंडरी रूल्स क्या है, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, बाई लॉज हो गए म्यूनसिपैलिटी के। अरे जहां पे म्यूनसिपैलिटी नहीं है वो कैसी सी अनसिविलाइज्ड एरियाज है मेजरली, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। काइंड ऑफ लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ पता है सबको। सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, सब्सटैंटिव लॉ पनिशमेंट बताता है कि किस क्राइम की कितनी होगी, जैसे भारतीय न्याय संहिता। और जो सीआरपीसी है वो प्रोसीजरल लॉ है कि कैसे कैसे आप क्रिमिनल को लेके जाओगे, कैसे पर्चा होगा, कैसे एफआईआर होगी। पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ जैसे आईपीसी एक पब्लिक लॉ है, प्राइवेट लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कस्टमरी लॉ शादी कैसे होनी है, चादर अंदाजी की जो प्रथा है पंजाबियों में। नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ आपका इंडिया का लॉ और एक इंटरनेशनल यूएन का लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सब इसके अंदर आता है। तो पनिशमेंट रेफर्स टू द इन्फ्लिक्शन ऑफ पेनल्टी कैस्टिगेशन बाय जुडिशियल आर्म ऑफ द स्टेट, ये हमें है। तो डिटरेंट थ्योरी पहली आती है। पनिशमेंट इज प्राइमली सेड टू बी डिटरेंट व्हेन इट इज ऑब्जेक्टिव टू शो द फ्यूटिलिटी ऑफ क्राइम एंड टू टीच द रॉन्ग डूअर। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा डिटरेंट में क्या है, इम्प्रिजनमेंट। एग्जेम्पलरी सेंटेंस देते हैं आप ऑफेंडर को, ये डिटर करता है उनको। इसमें इम्प्रिजनमेंट भी है, इसमें फांसी भी है। आपने किसी का रेप किया, गैंग रेप किया, गैंग रेप बाय मल्टीपल पर्सन इज पनिशेबल बाय डेथ ना, आपने डेथ कर दिया। तो अब मान लेते हैं कि एक्स बंदा है, एक्स बंदे ने रेप किया, उसके लिए डिटरेंट क्या है, उसको मान लेते हैं डेथ पनिशमेंट की पनिशमेंट दी हुई है, उसको जेल में आपने या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, सड़ने के लिए डाल दिया। अब अगर वही चीज कोई वाई बंदा करने की सोचेगा तो उसे याद आएगा कि नहीं यार एक्स बंदे को तो फांसी में लटका दिया था, उसके घर वाले रोते थे, तो डिटरेंट थ्योरी है क्या। फिर फियर साइकोलॉजी के ऊपर ये काम करती है, ये सोशियोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग करती है क्योंकि सोसाइटी के साथ ये जो लॉ है वो बनाया हुआ है। तो ये तीनों चीजें लिख लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन टू द सोसाइटी इसके अंदर आता है। ठीक है, डेटरेंस का क्या एग्जाम्पल सोसाइटी के अंदर बनाना। और डिटरेंट में सिविरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट करती है मैटर, की सिविरिटी होनी चाहिए तभी डिटरेंट की तरह काम करेगा। अगर आपने रेप की पनिशमेंट लेट से 2 महीने की कर दी तब तो यार फिर कुछ ज्यादा डिटरेंस हुई नहीं ना। सर्टेनिटी, इट मेक्स मेकिंग श्योर दैट पनिशमेंट्स जो हैं वो सर्टेनली दी जाए, मस्ट हैपन व्हेन एवर क्रिमिनल एक्ट इज कमिटेड। अगर सर्टेनिटी नहीं है तब तो कोई मतलब ही नहीं हुआ डिटरेंस का, फिर तो किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी। इसीलिए बोला जाता है कि कानून बराबर नहीं है, अमीरों के लिए नहीं होता, उनको पनिशमेंट नहीं होती, ये इसका वो है। सेलेरिटी, और सबसे पहले कि जस्टिस डिलेड इफ जस्टिस डिनाइड, ये सुनते हैं ना हम, तो वो भी है। अब मान लेते हैं किसी की जस्टिस 20 साल से केस चल रहा है, वो मर ही गया, तो उसको क्या पनिशमेंट हुई। The faster the punishment is awarded and imposed, it has more effect to deter crime. तो celerity, certainty and severity, तो ये किसके कंपोनेंट्स हैं, डिटरेंट। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाएगा सेलेरिटी किसका पार्ट है, तो भाई सेलेरिटी पार्ट किसका है, इसका। अब जैसे रिफॉर्मेटिव थ्योरी आएगी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी में जल्दी जल्दी नहीं हो सकता, रिफॉर्मेशन इंसान का टाइम भी ले सकता है। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, आंख के बदले आंख, आप रिट्रीब्यूटिव के आगे लिख लो आंख के बदले आंख।
तुमने चोरी की तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, मतलब कुछ ऐसी भी चीज जो कि वेंजेंस से दी जाती है, वेंजेंस से दी जाती है। आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2023 या 22 में कि आई फॉर एन आई इज अ पार्ट ऑफ विच थ्योरी। अब यार अगर आपने रिवाइज नहीं किया हुआ है ना, तो आप सोचते हैं कि देखो, रेप के लिए भी तो आपको डेथ पनिशमेंट मिल गई, तो वो भी हो सकता है रेट्रीब्यूटिव, बट इट इज नॉट रेट्रीब्यूटिव, दैट इज डेटरेंट। रेट्रीब्यूटिव इज तूने आंख तोड़ी, मैं तेरी दो आंखें तोड़ूंगा। ठीक है। अब प्रोज क्या है? एक्ट अभी अपने आप में एक डेटरेंट है, बट डेटरेंट से थोड़ी अलग है। हेल्प्स इन गिविंग मॉरल जस्टिस, ट्रस्ट बनाती है सोसाइटी के अंदर, और वेंजेंस से चलती है। जो वेंजेंस से चलती है वो रिट्रीब्यूटिव है, जो लॉ एंड ऑर्डर का फियर बना के चलती है साइकोलॉजी में, वो डेटरेंट है। ठीक है। कौन सा कि डिस्प्रोपोर्शनेट होती है, वेंजेंस डेवलप होती है, स्टेट ऑटोक्रेटिक बन जाता है, कुछ भी पनिशमेंट देता है। प्रिवेंटिव थ्योरी, प्रिवेंट करने के लिए जो आप करते हैं, तो ये देखो, बाय कन्फाइनिंग हिम इन प्रिजन, बाय इन्फ्लिक्टिंग डेथ पेनल्टी ऑन द क्रिमिनल। अगेन ये थ्योरी भी डेटरेंट के साथ साथ चल रही है। बट डिसेबलिंग द क्रिमिनल, आपने प्रिजन में डाल दिया, ये भी प्रिवेंटिव थ्योरी का काम है। अब वो क्राइम नहीं कर सकता, क्राइम नहीं कर सकता ना, और उसको प्रिजन में डाल दिया आपने, तो ये इसके अंदर आता है। ठीक है, ये इसके अंदर आता है। ठीक है। अब प्रिवेंटिव और डिटरेंट में देखो, जैसे प्रिवेंटिव है, आपने कुछ ने रेप किया, आपने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, ये प्रिवेंटिव भी है और ये डेटरेंट भी है, क्योंकि इतनी भीषण एक एक्ट हुआ रेप का, लेकिन जिंदगी भर पीछे रहना पड़ेगा, वो डेटरेंट भी है और वो ये भी है। ठीक है जी। फियर ऑफ पनिशमेंट बाय डिसेबलिंग द रॉन्ग डूअर, बाय ट्रांसफॉर्मिंग द ऑफेंडर बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन, तो क्राइम इज नॉट कमिटिंग अगेन। Reformative theory. Crime is usually committed as a result of conflict between the character and motive of the criminal. Reformative punishment is curative more than deterrent. तो क्राइम इज द डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर्ड बाय किलिंग rather than by curing it। तो इसमें रिफॉर्मेटिव थ्योरी का एग्जांपल हो तो जो एडोलेसेंट्स को पनिशमेंट नहीं दी जाती, उन्हें बाल जेल भेजा जाता है, या फिर प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाता है, या गुड कंडक्ट पे कई बार क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाता है, या पैरोल के बाद, प्रोबेशन करने के बाद थोड़ी सजा कम कर दी जाती है, तो वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी में आते हैं कि बंदा सुधर गया अब। कई बार जेल से माफ हो जाती है, पनिशमेंट आपको 20 साल की हुई है, लेकिन आपको गवर्नर को आप लेटर लिखते हैं तो वो 14 साल की कर देता है, या फिर 10 साल की कर देता है, रिमिशन हो गया सेंटेंस का, नेचर नहीं बदला, रिमिशन हो गया। ठीक है। पार्डन में तो कंप्लीट माफी हो जाती है, रिमिशन में कम होता है, रिप्रीव में टेम्पररी रिलीफ मिलता है, कि जब तक आप प्रेग्नेंट है तब तक आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। रिप्रीव रिमिशन हो गया। कम्यूटेशन क्या होता है? नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर देना। ये नेचर ऑफ पनिशमेंट कैसे चेंज होती है? आपको कठोर कारावास था, आपको सिंपल कारावास कर दिया, आपको पत्थर तोड़ने थे, अब आपको चक्की चलानी है। बहुत फर्क है, रोज पत्थर तोड़ने जाओ आप, इट्स लाइक एन अनपेड जिम। पार्डन हो गया और ये आ जाती है। कंपनसेटरी थ्योरी, कंपनसेशन दी जाए। अब जैसे इन्वायरमेंटल वायलेशन अगर आप कर रहे हैं तो कंपनसेशन दे दी जाती है, तो ये कंपनसेशन थ्योरी के अंदर आता है। अब कल हम कर रहे थे तो थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन था कल, तो उसमें कौन सी थ्योरी नहीं थी? इमिटेशन थ्योरी, वो कहीं आई ही नहीं। देखो, क्रिमिनल शुड गेट प्रॉपर जजमेंट, सो कॉज एंड हरासमेंट एंड टुवर्ड द फैमिली। अब क्या हो गया कि विक्टिम्स को कंपनसेशन देने का टाइम आ गया। तो जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एसिड अटैक विक्टिम्स, उनके लिए कोर्ट ने कर रखा है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस, 10 लाख तक की मेडिकल सेवा एकदम से एसिड अटैक विक्टिम को डिस्ट्रिक्ट फंड से दे दी जाती है, डीएलएसए के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज देता है कि भाई तुम अपना फेस ठीक कर लो। क्योंकि देखो, फेस पे ही तेजाब डाल देना किसी के, वो थोड़ा उसकी आइडेंटिटी खत्म कर देते हो आप। ठीक है। प्रॉपर्टी मस्ट बी कंपनसेटेड दैट हैज ही हैज कॉस्ट टू द विक्टिम, और फेल सेफ, अगर सेफ्टी नहीं दे पाया तो स्टेट भी देता है कंपनसेशन। जैसे कंपनसेशन नहीं दे रहा है यूनियन कार्बाइड केस में, कंपनी से लेता है, कंपनसेशन चली हुई है। काइंड ऑफ पनिशमेंट: डेथ सेंटेंस, imprisonment फॉर लाइफ, imprisonment फॉर टर्म, forfeiture ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। आपने इसका नया बीएनएस में जो आया वो कर लेना है, सेक्शन कौन सा है वो आपको होमवर्क है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था, अंडमान एंड निकोबार भेज देते थे, काला पानी की जेल, अब वो डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें वीर दामोदर सावरकर, वीर सावरकर को भेजा गया था काफी साल जेल में, बहुत हार्ड पनिशमेंट काटने के बाद। आपने देखी थी, पढ़ी भी थी वो बुक, दैट पीपल जज हिम बिकॉज ऑफ वन
माफी लेटर, बट माफी तो हर कोई लिखता था। पर जेल किसने काटी है काले पानी की? 10 साल से ऊपर। कितने साल काटी थी? 14 years in काला पानी, like a कोल्लू का बैल. That's too much. Day after day after day, and that too when he was a barrister from England. हमें ये भी देखना है ना कि क्या लाइफ वो जी सकते थे अगर वो सिर्फ यस और नो करते ब्रिटिश सरकार की, तो क्या लाइफ उन्होंने जी जस्ट फॉर हिज प्रिंसिपल्स. सो वी हैव टू सी. So pranam to that Mahatma, but this is how section 53 of the IPC is quoted. So this marks the end of first part of your jurisprudence series. In some time, we will start the next part. So there is a break of 10 minutes, and at 4:15, I will start with the next class. Thank you.